हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल NS पाठशाला पर। आज हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 वैद्युत क्षेत्र व वैद्युत आवेश के न्यूमेरिकल्स को करेंगे। इस वीडियो में मैंने आपके लिए महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि बोर्ड एग्जाम के तहत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी 5.3 × 10⁻⁻11 मीटर है। यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की हमें दूरी दे रखी है। उनके मध्य विद्युत आकर्षण बल की तुलना गुरुत्वाकर्षण बल से कीजिए। तो पहले क्वेश्चन में बच्चों हमें विद्युत आकर्षण बल निकालना है और फिर गुरुत्वाकर्षण बल निकालना है, और उनकी तुलना करने का मतलब होता है उन्हें हमें क्या करना है, भाग दे देना है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो इसमें दिया है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो सबसे पहले बात करते हैं विद्युत आकर्षण बल। तो बच्चों इस चैप्टर में विद्युत आकर्षण बल बता चुका हूं, जो कि होता है, कहाँ से निकलता हमारे, वो निकलता है कूलाम के नियम से। तो कूलाम का नियम बच्चों था क्या, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। जिन्होंने सारी वीडियो देखी होंगी उन्हें पता होगा। तो हम लिखते हैं कि विद्युत आकर्षण बल, तो बच्चों हम लिखते हैं यहाँ पर F, और क्योंकि यहाँ विद्युत आकर्षण बल है तो इसे डिनोट करने के लिए लिख देते हैं E, यानी Fe। तो Fe से हमारा क्या होगा, 1/4πε0 Q1 और Q2 का मतलब बच्चों कि दो आवेश। तो हमें चाहिए Q इलेक्ट्रॉन पे और Q आपको चाहिए प्रोटॉन पे r²। यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश और प्रोटॉन का आवेश ही दे रखा है। यानी हमने पहले वाले को इलेक्ट्रॉन का आवेश कह दिया और दूसरे वाले को प्रोटॉन का आवेश कह दिया। अब इस पे हम मान रखेंगे बच्चों, इसका मान मैंने बताया था 9 × 10⁹, यानी 9 × 10⁹9। अब इलेक्ट्रॉन पे बच्चों आवेश जो होगा आपका 1.6 × 10⁻⁻19, और प्रोटॉन पे भी आवेश आपका यही होगा 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन r²। अब एक चीज हमें यह देखना है बच्चों, r का मान दे तो रखा है, लेकिन हम इसे नहीं रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी r² है और गुरुत्वाकर्षण वाले में भी क्या है, r² है। तो r² से r² कट जाएगा। तो अच्छा है कि इसे r² को हम ना लिखें। अब देखिए यहाँ पर इसे हल कैसे करेंगे। पहले पावर अलग करते हैं। तो 10⁻⁻19 और 10⁻⁻19 जुड़ करके हो जाएगा 10⁻⁻38, और ये +9 उसमें जाके जुड़ जाएगा। तो 38 में हम -38 में +9 जोड़ेंगे तो 10⁻⁻29 हो जाएगा। यानी इसको लिख दिया 9। 16 का स्क्वायर होता है 256, यानी 2.56 हो गया। ये 9 1.6 और 1.6 का हम मल्टीप्लाई कर लिया गया, तो 2.56। 10⁻⁻19 10⁻⁻19 यह गुणा होकर 10⁻⁻38 बनेगा, और ये +9 उसमें जब जुड़ेगा तो 10⁻⁻29 हो जाएगा। और अपॉन बच्चों r², ये हमारा Fe का मान हो गया। यानी विद्युत आकर्षण बल ये आपका ज्ञात हो गया। अब हमें क्या करना है, विद्युत आकर्षण बल की तुलना करनी है गुरुत्वाकर्षण बल से। तो हम इसे लिख देते हैं Fg, यानी कहने का मतलब है कि गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो इसका फॉर्मूला बच्चों क्लास 11th में था, वो है Gm1m2/r²। तो पहला हम लिख देंगे Me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और mp मास ऑफ प्रोटॉन और अपॉन r²।
अब इसी में हम क्या करेंगे बच्चों, वैल्यूज रखेंगे। आप सभी लोग इस कैपिटल जी का मान जानते होंगे, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो होगा आपका 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू, उसके बाद मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻27 अपॉन बच्चों ये रहेगा आपका आर स्क्वायर। ये इक्वेशन आपकी 2 हो गई। यानी इस फॉर्मूले में GM1M2 में पहले वाले को हमने इलेक्ट्रॉन कहा, दूसरे वाले को प्रोटॉन कहा, अपॉन आर स्क्वायर। तो G का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। G को कहा जाता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसका मान रख दिया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन रख करके आर स्क्वायर का मान वहां भी नहीं रखा था और यहां भी नहीं रखेंगे, क्योंकि आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा। अब हमें क्या करना है, तुलना करना है। यानी बच्चों एफ ई बटा एफ जी हम निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यह पूरा वाला और यह पूरा दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के साथ भाग में आएंगे और ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कट जाएगा। और साझा क्या है, आपको कैलकुलेशन करके जब काटेंगे तो आपका मान आएगा 2.27 इंटू 10⁻⁻39। यानी ये जो बड़ा सा कैलकुलेशन है इसे आप करेंगे, चाहें तो जो चीज कट सकती है उसे काट देंगे, और या फिर आप पूरा ही मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसका भी पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद, घात अलग करने के बाद सीधा सा भाग दे दीजिए और आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा। मैं समय बचाने के लिए डायरेक्ट ही इसका कैलकुलेशन करके आपके सामने आंसर ला रहा हूं। तो इसका मान आया 2.27 इंटू 10⁻⁻39। यानी कहने का मतलब है कि इसको जब यहां गुणा करेंगे तो यह बताएगा कि ये जो एफ ई है, यानी विद्युत आकर्षण जो बल है, वो गुरुत्वाकर्षण बल का 2.27 गुणे 10⁻⁻39 गुना होता है। तो बच्चों यही हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 9e व 4e बिंदु आवेश परस्पर r दूरी पर स्थित हैं। एक अन्य आवेश q दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखा जाए कि वे संतुलन में हों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसे ध्यान से देखिए। कह रहा है कि 9e व 4e, ये रहा आपका 9e और ये रहा आपका 4e, यह r दूरी पर स्थित है। यानी इस 9e और इस 4e के बीच की दूरी हमने r कह दी और r दूरी पर स्थित है। कहा जा रहा है कि एक अन्य आवेश यानी एक तीसरा आवेश q दोनों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रख दिया जाए कि वे संतुलन में हो जाएं। तो देखिए कि माना कि ये 9e और 4e के बीच की दूरी r है। हम कह देते हैं कि इस 9e वाले आवेश से x दूरी, क्या 9e आवेश वाले से x दूरी पर हमने q आवेश रख देंगे तो यह संतुलन में हो जाएगा। यानी हमने 9e वाले आवेश से x दूरी पर यह बिंदु मान लिया और इस बिंदु पर हमने आवेश q रख दिया। अब बच्चों होगा क्या कि इस 9e के कारण भी इस पर बल लगेगा और इस 4e के कारण भी क्या होगा, आपका बल लगेगा। इधर से भी बल लग रहा है और इधर से भी बल लग रहा है। संतुलन में होने का मतलब है कि इधर से जो बल लग रहा है और इधर से जो बल लग रहा है दोनों बराबर हों। क्योंकि यदि इस मार्कर को मैं इधर से भी उतने ही बल से प्रेस करूं और इधर से भी, दोनों तरफ से अगर बराबर बल से प्रेस किया जाता है या दबाया जाता है, बल लगाया जाता है, तो यह कहीं भी नहीं जाएगा, यानी ये संतुलन में होगा। तो हमें करना क्या होगा बच्चों, इसके और इसके कारण हमें बल और इसके और इसके कारण हमें बल निकाल करके दोनों को बराबर रखना होगा। तो चलिए करते हैं। बल निकालने का तरीका वही कूलाम के नियम से। बच्चों कूलाम के नियम में 1/4 पाई, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
Q1 की जगह है यहाँ 9E और Q2 की जगह ये हो जाएगा Q अपॉन आर स्क्वायर। आर का मतलब जो बीच की दूरी है, इसके बीच की दूरी x हो जाएगी, यानी x का स्क्वायर। ये बल हो गया आपके इसके और इसके, इसको हमें बराबर रख देना होगा बच्चों, इसके और इसके बराबर। तो हम लिखेंगे 1/4 पाई ε0 के Q और 4E लिखा Q इंटू 4E अपॉन आर स्क्वायर। आर का मतलब दूरी, और यहां से यहां तक की दूरी है r माइनस एक्स, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी x थी और ये पूरी दूरी r थी। और मैं कहूंगी इतनी दूरी बताओ, तो आप कहोगे पूरे में से इतना हटा दीजिए तब यह मिलेगा, यानी पूरी दूरी r है, r में से जब मैं x घटा दूंगा तो इतना मिलेगा, यानी r माइनस एक्स इतने का होल स्क्वायर। अब बच्चों जो कटने वाला हो काटिए, या इससे कट जाएगा, इस ई से यहाँ ई कट जाएगा, इस क्यू से यहाँ क्यू कट जाएगा, तो आपके पास बचा क्या 9/x² इज इक्वल टू इधर का 4/r माइनस एक्स इतने का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्गमूल भी ले सकते हैं, और चाहे तो इसको इधर ले जा करके रूट लगा सकते हैं। तो वर्गमूल ले लिया तो 9 का आ गया 3 और x² का आएगा आपका x बराबर 4 का आएगा 2, इधर r माइनस एक्स हो जाएगा। अब बच्चों तिर्यक गुणा करेंगे तो देखिए 3r माइनस 3x, इसका गुणा इसमें 3r माइनस 3x बराबर 2x। तो यहाँ से बच्चों अगर इसको इधर ले जाऊं तो जुड़ जाएगा, यानी 3x और 2x मिलके हो जाएगा 5x बराबर 3r। तो x की वैल्यू 3r/5। तो इसका मतलब है कि x का मान निकल आया 3r/5, यानी आप कह सकते हो कि आपको वह आवेश q 9e आवेश से 3r/5 दूरी पर रखना पड़ेगा, तभी वह संतुलन में होंगे। इस r की जगह पे अगर कोई वैल्यू या 10 सेंटीमीटर, सपोज दैट अगर 10 सेंटीमीटर r की जगह पे दे देता, तो हम कह सकते थे कि 3r/5 कहने का मतलब 3 गुणा 10/5, यानी यहाँ से कट जाता है, यानी 6 सेंटीमीटर की दूरी पर आ सकता था। परंतु इस क्वेश्चन में मान नहीं दे रखा है, केवल r बोल रखा है, तो इसलिए हम कहेंगे कि 3r/5 दूरी पर सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर पर, मीटर होगा तो मीटर पर रखने पर ये संतुलन में होंगे। इसका मतलब 3r/5 इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन, 4 समान आवेश प्रत्येक Q मान के A भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों पर स्थित हैं। प्रत्येक आवेश पर शेष आवेशों के कारण परिणामी बल ज्ञात करें। यानी बच्चों दे रखा है कि प्रत्येक A भुजा का है, यानी इसकी यह भुजा A है, यह भुजा A है, यह भुजा A है, वर्ग है तो चारों भुजाएं तो बराबर होंगी। प्रत्येक A भुजा वाली वर्ग के 4 कोने हैं ABCD, चारों पर Q आवेश रखा हुआ है, और हमें बताना क्या है कि किसी एक Q आवेश, यानी किसी एक पॉइंट पर, यानी मान लिया ये D पॉइंट पर, हमें यह बताना है कि इस D पॉइंट पर इस आवेश, इस आवेश, इस आवेश के कारण जो बल लग रहा है उनका परिणामी क्या होगा बच्चों। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो मान लिया ये वर्ग है, प्रत्येक भुजा ए है, हमने इसका यह विकर्ण खींच लिया, तो अगर हम इस पाइथागोरस प्रमेय से कहें तो यह बच्चों a√2 हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से यह a√2 हो जाएगा, इतना तो आना ही चाहिए। अब उसके बाद ABCD, अब देखते हैं हम क्या कर सकते हैं कि ये जो A और A के कारण इस D पर जो बल लगेगा बच्चों वह नीचे की तरफ, यानी यह A वाला जो आवेश है इसको नीचे की तरफ दबाएगा, तो हम कह देते हैं FA और D, यानी कहने का मतलब FAD कहने का मतलब है कि A जो है D पर बल लगा रहा है उसे FAD से प्रदर्शित कर दिया। इस C और इस D के कारण एक बल लगेगा, इसे हम कह देंगे FCD।
हमें ए के कारण डी पर बल FAD प्राप्त हो रहा है नीचे की तरफ, सी के कारण डी पर बल FCD प्राप्त हो रहा है, और बच्चों ए और सी के कारण हो गया, अब बचा है बी। तो बी जो है इसको इस प्रकार बल लगाएगा, तो यह आपका हो जाएगा बच्चों FBD। और अगर यह कोण इनके बीच निकालना चाहें तो 45 अंश का होगा, क्योंकि टोटल मिलाकर यह 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, परिणामी बल निकालना है बच्चों। तो परिणामी देखिए कैसे निकलेगा, यहां पे लिखते हैं हम लोग परिणामी F की वैल्यू बच्चों। तो F की वैल्यू कैसे निकलेगी, FBD, क्योंकि जब एक ही दिशा में वो लगेंगे तभी परिणामी कहलाएगा। तो FBD हो गया यह वाला। अब बच्चों CD का डायरेक्शन तो उधर है और AD का भी डायरेक्शन इधर है, हमें पूरा परिणामी निकालना है, तो इस CD को इस पर लेके आना पड़ेगा और FAD को इस पर लेके आना पड़ेगा, यानी बच्चों FCD को लेकर यहाँ उठा के लाना पड़ेगा। तो यहाँ इसे हम एकदम आसान से ट्रिक से ऐसे समझते हैं कि बच्चों FCD को जब यहाँ लाना है तो पहले हम लिखेंगे FCD, और FCD को यहाँ आने के लिए कितना चलना पड़ेगा, इस कोण के बराबर, और कोण है 45 अंश का, तो हम रखेंगे बच्चों FCD cos 45 अंश। फिर उसके बाद यही हाल इधर भी होगा, FAD का होगा, तो यहाँ पे FAD, और यहाँ से यहाँ आने के लिए उसको कितना चलना पड़ेगा, 45 अंश, तो FAD cos 45 अंश हो जाएगा। ऐसे ही समझ लीजिए आप, बाकी ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे। तो देखिए BD पर बच्चों, जैसे अगर हमें FBD निकालना है, यानी B और D के कारण निकालना है, तो होगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, उसके बाद Q1 और Q2 होता है, तो Q1 B वाला आवेश यानी ये Q, और दूसरा D वाला आवेश ये भी Q, तो Q और Q गुणा होकर के क्या हो जाएगा बच्चों, Q इंटू Q ना लिख करके हम इसको Q² लिख देंगे, और अपान दूरी यानी उनके बीच की दूरी जो रहेगी ये BD की जगह पर, तो A√2 आ जाएगा, इतने का होल स्क्वायर हो जाएगा। और जब इसके बीच की दूरी निकालेंगे तो A² हो जाएगा, यानी BD की जगह पर A√2 का स्क्वायर करेंगे तो A का स्क्वायर होगा A², और √2 का स्क्वायर अगर 2, यानी हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q² अपान √2 का होगा 2A² प्लस FCD का जब निकालेंगे तो इसी तरह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, उसके बाद Q² अपान CD, यानी ये रहा आपका C और ये रहा D, बीच की दूरी A होगी तो A² होगा, और cos 45 बच्चों 1/2 हो जाता है, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, यहाँ भी Q² AD के कारण भी Q² अपान A² होगा, और cos 45 1/√2 होता है, सॉरी √2 हो गया। अब हम जो कॉमन निकल रहा है कॉमन निकाल लेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q² अपान A² ये कॉमन निकल रहा है, तो बचेगा 1/2 प्लस 1/√2 प्लस 1/√2, इसको सॉल्व कर लेंगे तो F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q² अपान A² 1/2 प्लस √2, इन दोनों को जोड़ दिया √2, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन, तेल की एक बूंद पर 12 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है, यह स्थिर विद्युत क्षेत्र में 2.55 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम में संतुलन अवस्था में बनी रहती है। यदि तेल का घनत्व 1.26 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो तो बूंद की त्रिज्या ज्ञात करें। तो बच्चों इसे आप देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। तो इसमें दिया है, और क्वेश्चनों में मैंने दिया है वगैरह नहीं लिखा है, क्योंकि इतना तो आप समझदार हैं ही कि जब कोई क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है तो सबसे पहले जो डाटा दे रखा है उसे दिया है
ये सारी चीज़ें लिख करके फिर सल्यूशन किया जाता है। परंतु मेरे हिसाब से आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, इतने इंटेलिजेंट तो हैं ही हैं कि दिया है वगैरह ये सब ना लिखा होने पर कोई इतना आप खुद से लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपको कह रहा है कि एक तेल की बूंद है और उस पर 12 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है, यानी बच्चों Q बराबर 12E दे रखा है और E का मान 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 होता है। उसके बाद कह रहा है इतने वैद्युत क्षेत्र में यानी 2.55 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम आवेश वैद्युत क्षेत्र में यह स्थित है और संतुलन में भी है बच्चों। और कह रहा है कि तेल का घनत्व इतना दे रखा है। तो चलिए देखिए बच्चों, अगर कोई तेल की बूंद या किसी वैद्युत क्षेत्र में संतुलन में है तो तेल की बूंद नीचे जो गिरने की आपकी कोशिश करेगी बच्चों, वो mg के कारण, F बराबर mg के कारण हमेशा कोई चीज वस्तु नीचे भागती है, वह F बराबर mg के कारण जाती है। और उसके बाद यह संतुलन में स्थित है, यानी इस पर एक और बल लगेगा बच्चों जो इस mg के कारण इस mg के बराबर होगा और विपरीत दिशा में होगा। यानी बच्चों mg तो है, ये नीचे गिरने की कोशिश करेगी और इसको संभाल के कौन रख रहा है? वैद्युत क्षेत्र पे लगने वाला बल। वैद्युत क्षेत्र पर लगने वाला बल जो है E = आप F/Q बच्चों पढ़ रखे हैं। यहां से अगर इस F का मान निकालना चाहें तो E × Q होगा, यानी यह F बराबर mg जो है इसके द्वारा संतुलित होगा। संतुलित होने का मतलब है कि mg जो बल है और ये EQ जो बल है, ये दोनों बराबर लगेंगे। तो चलिए हम लिखते हैं, कहेंगे कि संतुलन की अवस्था में ये जो mg है बच्चों, ये आपके QE के बराबर होगा और mg जो है Q की जगह हम 12E लिख देंगे, 12E × E हो जाएगा। अब बच्चों हमें G का मान तो पता है 9.8 होता है, लेकिन हमें M नहीं पता है और हमें द्रव्यमान चाहिए और निकालना क्या है? त्रिज्या। इस सूत्र में त्रिज्या भी नहीं है, तो द्रव्यमान और त्रिज्या के लिए एक आपको डाटा दे रखा है, ये घनत्व वाला। तो बच्चों देखिए घनत्व जो होता है इसे अगर हम रो कहें तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को m और आयतन को v कह देंगे। तो अगर हमें द्रव्यमान m निकालना हो तो रो × v करना होगा, इसे यहाँ त्रियक गुणा, तो m की जगह हम रख देंगे रो × v बराबर 12E। अब बच्चों हमें रो इस आयतन को बदलना पड़ेगा क्योंकि तेल की बूंद है, तो इसे हम रखेंगे 4/3 पाई r³ = 12E। हमने आयतन की जगह 4/3 पाई r³ कर दिया। अब बच्चों यहाँ से हमें त्रिज्या निकालना है, यानी r³ का मान चाहिए। तो r³ का मान देखिए क्या होगा, r³ का मान होगा 12, 3 × इस 3 को यहाँ ले जाएंगे, 3 × 12 E/4 पाई रो, और यहाँ पे ये जो G था ये नीचे आ जाएगा, G हो जाएगा r³ की वैल्यू। अब सारा हम डाटा क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। तो 12 × 36 × E का मान 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19, E का मान जो होगा 2.55 × 10⁴ अपॉन नीचे क्या है 4 पाई रो × G। तो 4 का मतलब 4, पाई का मतलब 3.14 गुणे रो का मान दे रखा है 1.26 गुणे 10 की पावर 3 और G का मान हम रखेंगे 9.8। तो एक बार आप फिर से देख लें, 3 × 12 E/4 पाई रो G का चाहे तो काट भी सकते हैं, लेकिन नहीं काटा हमने, डायरेक्ट रखा। 12 × 36 इंटू सारा मान रख दिया, E का मान 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 रख दिया, अपॉन
3.14 पाई का मान रख दिया, रो का मान और जी का मान रख दिया, सारे मान रख कर कैलकुलेट करेंगे तब आर का मान जो आपका आएगा वो 9.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। यह इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर होगा। और गधे लोग कभी। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना होगा जो इलेक्ट्रॉन के भार को संतुलित करेगा। तो बच्चों ये है, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना होगा जो इलेक्ट्रॉन के भार को संतुलित करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन के भार को यानी F बराबर mg को संतुलित करना है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी 2 कॉपी पिछला वाला ही क्वेश्चन सेम टू सेम है, mg यानी भार को संतुलित कराना है, F यानी QE के बराबर, E का मान निकालना है बच्चों, mg बटा क्या हो जाएगा आपका Q हो जाएगा। M यानी उस इलेक्ट्रॉन है तो द्रव्यमान होगा 9.1 गुणे 10⁻−19 नहीं -31, क्योंकि द्रव्यमान है 9.1 गुणे 10⁻−31, जी का मान 9.8 रख देंगे बच्चों, और Q यानी आवेश 1.6 गुणे 10⁻−19 रख देंगे। यह सब आप जब कैलकुलेट करोगे तो 5.57 इंटू 10⁻⁻11, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम, यानी यह इस क्वेश्चन का आंसर।